हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को लेकर। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है डियर। अगर वीडियो थोड़ी सी लंबी चली जाए लेकिन फिर भी आप लोग प्लीज़ देख लेना, बिकॉज इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सो चलिए बिना किसी तरीके शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की भी प्लेलिस्ट अपलोड हो रही है, जिसका लिंक आपको यहाँ आई बटन के साथ साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और लॉ ऑफ टॉट्स की सीरीज़ भी प्लेलिस्ट पूरी यहाँ पर आपको आई बटन के साथ साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। ये दोनों प्लेलिस्ट आप लोगों के लिए मे भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हों, सो प्लीज़ इसके एक बार टॉपिक्स को जाकर ज़रूर गो थ्रू कर लीजिएगा। तो चलिए अभी बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। और हाँ सच, आपको जो इंस्टाग्राम के ऊपर मेरी आईडी का यूज़र नेम दिख रहा होगा, आप वहाँ पर जाकर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हम अपना आज का लेक्चर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखते हैं प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है। देखिए, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सिंपली कहता है कि जो भी दो पार्टीज़ के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, सिर्फ वो ही एक दूसरे के ऊपर केस कर सकती हैं अगर उस कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच हो जाता है। कोई थर्ड पर्सन, कोई थर्ड स्ट्रेंजर जो है वो उस केस के, उस कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच हो जाने पर केस नहीं कर सकता है। ठीक है, तो यही तो यहाँ पर लिखा है कि ओनली द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन स्यू। वो ही एक दूसरे के ऊपर केस फाइल कर सकती हैं और कोई भी नहीं कर सकता है। ठीक है जी। और यहाँ पर क्या लिखा है, देखिए कि स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट स्यू। और जो भी स्ट्रेंजर है जो कि उस कॉन्ट्रैक्ट के बीच में नहीं है, वो केस फाइल नहीं कर सकता है। अब यहाँ पर एक एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लीजिए ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है और ये जो सी जो है वो स्ट्रेंजर है, वो थर्ड पर्सन है। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट के बाहर है। अब ये प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या कह रहे हैं या यहाँ पर कि ए और बी के बीच में मान लीजिए कि कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और उस कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच हो जाता है। ए जो है वो ब्रीच कर देता है उस कॉन्ट्रैक्ट का, और यहाँ पर बी ही है जो ए के ऊपर केस कर सकता है इस कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच हो जाने पर। ठीक है, जो सी है वो यहाँ पर केस नहीं कर सकता है। स्ट्रेंजर कैन नॉट स्यू। सिर्फ बी जो है वो ए के ऊपर केस करता है। और मान लीजिए बी उस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करे तो ए है वो उसको स्यू कर सकता है। ठीक है, तो ये कहता है हमें प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बता दें कि ब्रीच का मतलब है कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म ना करना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, अभी हम बात करते हैं पिछले 19th सेंचुरी के टाइम की। तो यहाँ पर ये पहली बार एक ऐसा केस आया जहाँ पर प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो दो जो कॉन्ट्रैक्ट पार्टीज़ हैं उनके बीच में प्राइवेटी रहेगा, प्राइवेसी में रहेगा, कोई थर्ड पर्सन इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता है। ठीक है, सो ये जो केस है हमारे पास ये है विंटर बॉटम वर्सेस राइट। ये केस फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करता है प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को। सो इस केस में एक पोस्ट मास्टर होता है जो कि राइट नाम के पर्सन के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बनाता है। ठीक है जी। अब ये कॉन्ट्रैक्ट किस चीज़ के बारे में बनता है? राइट कहता है कि आपको जो पोस्ट जो हैं, लेटर वगैरह, मेल्स वगैरह, वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचानी होती हैं। आपको मैं एक मेल कोच दूंगा प्रोवाइड करके और उसकी मेंटेनेंस मैं करूंगा। व्हाट इज़ मेल कोच? ये जो आप ऊपर पिक्चर देख रहे हैं घोड़ा गाड़ी सी बनी हुई है, इसका ये जो बॉक्स है ये है मेल कोच। ठीक है, तो ये कहता है कि ये मेल कोच वगैरह मैं आपको दूंगा और इसकी मेंटेनेंस भी मैं करूंगा। ठीक है, राइट कहता है पोस्ट मास्टर को। तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है पोस्ट मास्टर और राइट के बीच में। दूसरा कॉन्ट्रैक्ट पोस्ट मास्टर करता है किसी और पर्सन के साथ, और ये पर्सन के साथ वो क्या कहता है कि इस मेल कोच को चलाने के लिए आपको जो घोड़ा चाहिए वो मैं दूंगा, और तो और जो पर्सन इस घोड़ा गाड़ी को चलाएगा वो भी मैं दूंगा। यहाँ मान लीजिए यहाँ पे पर्सन बैठेगा ना, तो ये जो पर्सन है वो भी मैं आपको दूंगा, और वो उस पर्सन को हम क्या कहेंगे? मेल कोचमैन। ठीक, अब होता क्या है कि एक बार क्या होता है कि मेल कोचमैन इसी घोड़ा गाड़ी को लेकर आगे जा रहा होता है मेल्स को उठाकर बीच में, और घोड़ा गाड़ी की डिफेक्ट की वजह से कहीं ना कहीं मेंटेन से वो नहीं हुई है अच्छे से, जिसकी वजह से वो जो मेल कोचमैन है वो बहुत बुरी तरह से नीचे गिरता है और वो इंजर्ड हो जाता है बहुत बुरी तरीके से, जिसके कारण वो राइट के ऊपर केस करता है। ठीक है, राइट के ऊपर केस करता है और कहता है कि जी इसने कहा था कि मेंटेनेंस करेगा, इसने मेंटेनेंस नहीं करी, जिसकी वजह से आज मैं बुरी तरह से इंजर्ड हो गया हूँ। अब ये केस उस टाइम पर बहुत चर्चा में रहा, और उसके बाद जो डिफेंडेंट है, जो राइट है, वो क्या कहता है? राइट कहता है कि जी तुम कहाँ से आ गए? मेरा तो कॉन्ट्रैक्ट मेंटेनेंस का जो था वो पोस्ट मास्टर के साथ हुआ था, तो तुम कहाँ से आ गए? तो यही बात आगे
कोर्ट कहता है। अब आप बताइए, पहले आज के समय में तो वो इस तरीके से कह सकता है कि हाँ मैं तुम्हारी अगर मेंटेनेंस की होती, तुम अगर निग्लिजेंट ना होते तो मतलब आज मैं इंजर्ड ना होता, ठीक है। आज के समय में तो उसे इंसाफ इस तरीके से अच्छे से मिल सकता है, लेकिन उस टाइम पर ये जो प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट था उस टाइम पर फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया, और कोर्ट कहती है जो कॉन्ट्रैक्ट था वो वाकई में राइट और पोस्टमैन के बीच में था। वो मेल कोचमैन जो है वो एक स्ट्रेंजर है, भले ही राइट नेग्लिजेंट रहा है लेकिन फिर भी मेल कोचमैन तो एक स्ट्रेंजर ही रहा है, और अगर ये स्ट्रेंजर रहा है इसलिए ये राइट से कुछ भी डिमांड नहीं कर सकता, उसके ऊपर केस फाइल नहीं कर सकता है, ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ पर ये जो है ये एक कंपनी है, ठीक है। ये है एक डिस्ट्रीब्यूटर, कंपनी के प्रोडक्ट्स का डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है। और ये है उस कंपनी के प्रोडक्ट्स का कंज्यूमर। मान लीजिए कंपनी ने कोई भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया है, ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूटर को सेल किया है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट कंपनी और डिस्ट्रीब्यूटर के बीच में हुआ है, ठीक है। और ये जो कंज्यूमर है ये आगे उस कंपनी के प्रोडक्ट को खरीदता है, यूज़ करता है, और वो प्रोडक्ट ख़राब होते हैं और ये कंज्यूमर जो है इसे सफ़र करना पड़ता है, और ये जो कंज्यूमर है ये आगे केस कर सकता है कंपनी के ऊपर कि नहीं कर सकता। आप कहोगे जी बिल्कुल कर सकता है, आजकल तो कंज्यूमर से रिलेटेड बहुत सारे एक्ट्स भी पास हैं, तो कंज्यूमर के अपने राइट्स हैं, ये कर सकता है। लेकिन 19th सेंचुरी के टाइम पर ऐसा नहीं था। तो ऐसी ही सिचुएशंस, ऐसे ही केसेस जब आते रहे तो ये जो प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट था ये ज़्यादा देर तक मतलब टिका नहीं। देखिए वो लॉ ही कैसा जिसकी कोई ना कोई एक्सेप्शन ना हो, तो प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो इंट्रोड्यूस हुआ, ये कंटिन्यू भी रहा काफ़ी टाइम तक। देखिए क्या लिखा है, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कंटिन्यूड रहा, लेकिन फर्स्ट टाइम इसकी एक्सेप्शन की तरफ ध्यान दिया गया। किस केस से ध्यान दिया गया? डनॉग वर्सेस स्टीवेंसन के केस से। अब इस केस में क्या था? इस केस में एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के साथ किसी रेस्टोरेंट में जाता है और जिंजर बियर ऑर्डर करता है, ठीक है। जिंजर बियर ऑर्डर करता है और वो जो बॉडी होती है ना उस बॉटल की, वो ओपेक होती है, मतलब अंदर से क्या पड़ा हुआ है बॉटल के अंदर वो प्रॉपरली दिखता नहीं है, ठीक है। अब वो जिंजर बियर तो डाल रहे हैं, पी रहे हैं, लेकिन लास्ट में क्या आता है, लास्ट में उसमें कोई इंसेक्ट सा बॉटल के अंदर होता है, ठीक है। तो ये जो गर्लफ्रेंड है उसकी, वो डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर के ऊपर, कंपनी के ऊपर केस करती है। अब जब वो केस करती है तो डिफेंडेंट जो मैन्युफैक्चरर है वो कहता है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है बियर का वो तुम्हारे साथ तो मेरा हुआ ही नहीं है, तो प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मेंटेन करके रखो। ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है मैंने तो रेस्टोरेंट वाले के साथ किया है, तुम्हारे साथ तो किया ही नहीं है, तो तुम मेरे ऊपर कैसे बोल सकते हो, ठीक है। लेकिन कोर्ट क्या कहती है कि भले ही तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट उधर हुआ है लेकिन यहाँ पर कंज्यूम तो वो कर रही है, नुकसान तो उसे हो रहा है। किसकी वजह से हो रहा है? तुम्हारी नेग्लिजेंस की वजह से। तुम ही उसके जिम्मेवार हो, तुम्हें डैमेजेस पे करने पड़ेंगे उस लड़के की गर्लफ्रेंड को, ठीक है। तो ये हुआ डनॉग वर्सेस स्टीवेंसन के केस में फर्स्ट टाइम प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की एक्सेप्शंस की तरफ ध्यान दिया गया। ये आता है हमारे पास इसकी एक्सेप्शंस। अब कौन कौन सी हैं इसकी एक्सेप्शंस? तो सबसे पहली जो हमारे पास इसकी एक्सेप्शन है वो है ट्रस्ट। मान लीजिए कि किसी पर्सन ने, एक पर्सन है, ठीक है, उसने एक ट्रस्टी रखा है, ठीक है। तो वो ट्रस्टी रखा है एक दूसरे पर्सन के फेवर में, यानी कि उसका बेनिफिशियरी। मान लीजिए ये जो पर्सन है ये अपनी प्रॉपर्टी इस ट्रस्टी को देता है और कहता है कि तुम मेंटेनेंस का खर्चा वगैरह तुम इसके मेरे बेटे को देते रहना, ये अभी छोटा है या जैसा भी है, ठीक है, ये तुम इसे मेंटेनेंस का खर्चा देते रहना। अब यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है इस पर्सन और इस ट्रस्टी के बीच में, ठीक है। और अगर ये ट्रस्टी इस थर्ड पर्सन को, उसके बेटे को पैसे ना दे मेंटेनेंस के, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, ये जो उसका बेटा है वो इसके ऊपर केस कर सकता है। भले ही इन दोनों के बीच में, ट्रस्टी के बीच में और ये जो बेटा है उसका, उन दोनों के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी ये उसके ऊपर केस कर सकता है, ठीक है। सो ट्रस्ट के केस में यहाँ पर प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक हो सकती है। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंट के केस में। अगर प्रिंसिपल के बिहाफ पर एजेंट
थर्ड पर्सन से कोई भी डील करता है तो अगर प्रिंसिपल कोई भी अमाउंट पे करने से मना कर दे तो थर्ड पर्सन प्रिंसिपल के ऊपर डायरेक्टली केस कर सकता है, भले ही कॉन्ट्रैक्ट एजेंट ने किया है थर्ड पर्सन के साथ प्रिंसिपल के बिहाफ पर, लेकिन थर्ड पर्सन जो है वो प्रिंसिपल के ऊपर केस कर सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट। मान लीजिए कोई लोन ले रखा है अगर मैंने यहाँ पर, और आपको मैंने उस लोन की रीपेमेंट करने के लिए आपको, दिस इज़ यू, ठीक है, एंड दिस इज़ मी, ठीक है, मैंने आपको उस लोन की रीपेमेंट करने के लिए पैसे दिए और कहा कि बैंक में जाकर तुम मेरा लोन रीपे कर देना, लेकिन आप बैंक को जाकर पे नहीं करते हो। आप बैंक को कहते हो कि हाँ जी मैं यहाँ पे कर दूंगा, लेकिन आप बैंक को रीपे नहीं करते हो, तो यहाँ पर बैंक जो है वो आपके ऊपर केस फाइल कर सकता है। भले ही कॉन्ट्रैक्ट बैंक और मेरे में हुआ है, लेकिन केस फाइल आपके ऊपर भी हो सकता है, ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास बेनिफिशियरी टू कॉन्ट्रैक्ट। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट से होने वाला जिसको भी बेनिफिट हो रहा है वो पर्सन जो है वो प्रिविटी टू कॉन्ट्रैक्ट की एक्सेप्शन है, वो केस कर सकता है। बेनिफिशियरी, जैसे बेनिफिशियरी हुआ था ट्रस्ट के केस में, हमने अभी करा था ना ट्रस्ट का केस, ठीक है, तो ट्रस्ट के केस में हुआ था। दूसरा बेनिफिशियरी हो सकता है फैमिली सेटलमेंट के केस में, और तीसरा बेनिफिशियरी हो सकता है असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के केस में। अच्छा चलिए बात करते हैं फैमिली सेटलमेंट के केस की। मान लीजिए दो भाई हैं, दो ब्रदर्स हैं, इन्होंने प्रॉपर्टी का बंटवारा कर लिया है और इनकी एक सिस्टर भी है, सिस्टर है अनमेरिड। अगर सिस्टर कि अब इन दोनों ने अगर बंटवारा किया है तो इन दोनों की जिम्मेदारी है वो सिस्टर की शादी करवाना, उसके ऊपर जो भी खर्चा लगता है करना। लेकिन अगर ये दोनों में से कोई भी या दोनों ही अगर वहाँ पर खर्चा करने से मना कर देते हैं तो सिस्टर इनके ऊपर केस कर सकती है। भले ही प्रॉपर्टी का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इन दोनों ब्रदर्स के बीच में हुआ है, तो यहाँ पर सिस्टर भी केस कर सकती है। तो ये हो गया फैमिली सेटलमेंट का केस, ठीक है जी। असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस में क्या है, मान लीजिए दिस इज़ मी एंड दिस इज़ माय सिस्टर। क्या कमाल लिखा है ना मैंने सिस्टर तो एनी हाउ ये देखिए, मैंने अगर अपनी सिस्टर को कहा कि जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट सी से है, ठीक है, उसमें से मुझे 50,000 रुपीज़ मिलने वाले हैं, वो जो 50,000 रुपीज़ हैं वो तुम ले लेना, मैं तुम्हारे नाम कर दूंगी, ठीक है। ऐसा मैंने उसे असाइन कर दिए पूरे पैसे, तो यहाँ पर मैं क्या हो गई असाइनर और वो क्या हो गई असाइनी, ठीक है। अब इस केस में क्या हो गया, अगर सी 50,000 देने से किसी भी तरीके से मुझे मना कर दे या मुझे ना दे, तो यहाँ पर मेरी जो सिस्टर है वो भी सी के ऊपर केस फाइल कर सकती है, ठीक है। क्यों कर सकती है, क्योंकि यहाँ पर अगेन वो बेनिफिशियरी है इस कॉन्ट्रैक्ट से, ठीक है। सो अगर हम एक छोटा सा कंक्लूजन निकालें ना, तो कंक्लूजन ये है कि कहीं पर भी अगर कोई बेनिफिशियरी है उस कॉन्ट्रैक्ट का, वो इसकी एक्सेप्शन है। आई होप आप लोगों को अभी तक का समझ आया होगा डियर। आगे चलते हैं, हमारे पास आगे क्या आता है, आगे आता है हमारे पास एक और केस, चिनैया वर्सेस रमैया। ये जो केस है ये हमने ऑलरेडी अपने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, जिसका लिंक आपको यहाँ आई बटन पे मिल जाएगा, दिख रहा होगा मे बी, तो वो केस भी आपको पूरी डिटेल में वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो इस केस में भी जो कोर्ट है उसने कहा था कि क्योंकि यहाँ पर एक बेनिफिशियरी है, बेनिफिशियरी जो है वो प्रिविटी टू कॉन्ट्रैक्ट की एक्सेप्शन है, इसलिए यहाँ पर प्रिविटी टू कॉन्ट्रैक्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो वैलिड नहीं है, और दूसरे पर्सन को बेनिफिशियरी को डैमेजेस देने पड़ेंगे, जो भी उसके पैसे बनते हैं वो उसे देने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आज का टॉपिक। आई होप आप लोगों को समझ आया, नहीं समझ आया तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अपने डाउट्स इंस्टाग्राम के ऊपर पूछ सकते हैं। यूज़र नेम आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, ठीक है। और हाँ गाइज, इतनी मेहनत लग रही है तो आप लोग प्लीज़ जाते जाते सब्सक्राइब तो कर दो या, और इसके साथ साथ लाइक भी कर देना, कमेंट भी कर देना, क्या जाता है।